अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की बस को निशाना बनाना यकीनन हमारे कमज़र्व दुश्मन का ही वतीरा है। पाकिस्तान से जंग में मुंह की खाने के बाद फाशिस्ट RSS से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय हुक्मरान और कर भी क्या सकते हैं। DG ISPR और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान में भारत की 20 साला दहशतगर्दाना वारदातों की तफसीलात सामने लाकर दुनिया भर में मोदी हुकूमत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। फौजी तर्जुमान ने 20 साला दहशतगर्दी से मुतालिक रिपोर्ट को एक खुलासा कहा और भारतीय तखरीबी ऑपरेशन का सिलसिला क़याम पाकिस्तान के डे 1 से जोड़ा। फौजी तर्जुमान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गीदड़ भभकियों पर कहा कि हमने उन्हें पहले भी मारा था, अब फिर मारेंगे। भारत को जारियत का शौक है तो फिर करके देख ले, हम तैयार हैं। सिविल और मिलिट्री क़यादत का हिंदुस्तान के खिलाफ अदम बर्दाश्त का नया बयानिया ये बता रहा है कि कौमी क़यादत ने फितना उल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जारहाना रद्द अमल भारत को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपने पांव समेटने पर मजबूर कर देगा? फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान का गठजोड़ तोड़ पाएगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जंग ख़त्म नहीं हुई, जंग का फेज़ बदल चुका है। हरबी शिकस्त के बाद फितना उल हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान में सिविलियंस खुसूसन बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया हुआ है। खुजदार में स्कूल बस धमाका इसकी मिसाल है और इस तनाजुर में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या हमारे फ़ौजी दिमागों में भारतीय प्रॉक्सीज़ को मुस्तकिल अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोई गैर मामूली मनसूबा परवरिश पा रहा है? जी देखिए, ये जो इन्होंने हरकत की है सीज फायर के बाद, वहाँ तो कामयाब ना हो सके, लेकिन वही पुरानी रविश जो उन्होंने अपने सेल वहाँ पर बना रखे बलूचिस्तान में KPK में, उनको एक्टिवेट करके, और उसने एक बिल्कुल सिविल टारगेट मासूम बच्चों पर हमला किया। बड़े अफसोसनाक बात है। जाहिर है पाकिस्तान इस मसले को उठाएगा, इसके लिंकेज निकालेगा कि किसके साथ जाके मिलता है यहाँ से इनका लिंकेज हमला किया है, और मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाएगा। लेकिन भारत तो आपको पता है अपनी ज़लील हरकतों से नीचे हरकतों से बाज नहीं आता। सही। अच्छा सर, पाक फौज वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान का पानी रोकने को ऐलान जंग समझा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भारत मुसलसल आबी जारहियत की धमकियां दे रहा है। क्या ये मोदी के अपने मुल्क में फेस सेविंग की कोशिश है या वाकई भारत कोई पागलपन दिखाने की गलती कर सकता है? देखिए, भारत तो काफी अरसे से ये बात कह रहा है। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी मोदी ने डाला हुआ था, मोदी साहब ने, कि पानी हम इंडस बेसिन ट्रीटी जो उसको रीनेगोशिएट करेंगे। लेकिन अब उन्होंने जो कहा ना कि इसको हमने हेल्ड एंड अबेयर्स कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो ये अक्सरफा तौर पे खत्म तो नहीं हो सकती। ना वो इस वक्त इस काबिल हैं कि हमारे पानी को फिजिकली रोक सके, क्योंकि उनके पास ना इतने डैम्स हैं कि वो पानी को स्टोर कर सके। तो थोड़ा बहुत पानी में कमी कर सकते हैं। जो उन्होंने रन ऑफ द रिवर बनाए हुए हैं, बिजली घर, तो उसकी जो लेक पीछे होती है तो उस पर थोड़ा पानी पूरा भर सकते हैं, जो के खिलाफ कानून होगा। लेकिन पानी ज्यादा रोक नहीं सकते पाकिस्तान के, इसमें फिजिकली इस कंडीशन में नहीं है वो। इससे वेरी लॉन्ग प्रोसेस के बाद डैम बनाओ, टनल बनाओ, और उस इलाके से पानी निकाल के वैली से जम्मू की तरफ ले जाओ या हरियाणा की तरफ ले जाओ, इट विल नॉट बी पॉसिबल so इजीली। अच्छा, राष्ट्रीय सेवक सिंह का अखंड भारत का नारा खित्ते के दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ये काबिल मुज़म्मत है, लेकिन दुनिया भारत की राजधानी में आवेज़ा अखंड भारत के नक्शे को इग्नोर कर रही है। ऐसा क्यों है आखिर? देखिए, इनका जो अखंड भारत का ख्वाब है वो तो उसका उलट हो रहा है ज़मीन पर। तो सिख इनसे नाराज हैं। वो कनाडा में और वो UK में रेफरेंडम कर रहे हैं अलहदगी का, और उसमें देखे अपने हज़ारों लोग उसमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा उनकी शुमाली रियासतों के अंदर भी जो है वो चल रही हैं अलहदगी की तहरीकें। तो मुसलमानों को इन्होंने वैसी दीवार से लगा के बहुत तंग किए हुए उसको, तो वो भी ज़्यादा खुश नहीं है। तो भारत जो अखंड भारत की बात करता है, वो तो पहले अपने मुल्क को बचाए कि इस मुल्क को यकजा करके रखे, जो कि इसकी नफरत की पॉलिसियों की वजह से आसान नहीं होगा इस काम को संभालना।
अभी इनके खुद अपने लोग कहने शुरू गए कि उसकी नफरत की पॉलिसियों से भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिस तरह का काम चल रहा है। सही। अच्छा सर, खुजदार में स्कूल बस हमले की अगर हम बात करें तो मासूम बच्चे इसमें निशाना बने। 7 मई को भारतीय मिसाइल हमले में भी बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा तादाद में शहीद हुए। बच्चों और ख़वातीन की हलाकत को गज़ा में इसराइली मॉड्यूल है, मतलब उससे तशबीह भी दी जा रही है। क्या भारत पाकिस्तान में इसराइली मजालिम का मॉड्यूल अपना रहा है? ये अफसोसनाक बात है कि टेररिज्म के नाम पर कि हम टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं, और जो भारत ने पहले अपना अटैक किया था मिसाइलों से, तो वो मुरीद में किया, जो भावलपुर में किया। वहाँ ना कोई दहशतगर्दों का कैंप था, ना कोई वहाँ दहशतगर्द था, ना वहाँ जैश मोहम्मद वाले थे, ना वहाँ पर लश्कर तैयबा वाले थे। जी, ये पाकिस्तान बैंक सब इनका जब्त हो चुके हैं, और इनका नाम हमने तो बहुत सालों से मैंने सुना है कि इनको कोई एक्टिविटी है कर दी गई है। तो उनको वहाँ हमला करना, 2 मस्जिदों को शहीद कर देना और वहाँ जो बच्चे मासूम है औरतों को मार देना, ये कौन सी बहादुरी की बात है। और फिर जो है उनको मारने के बाद जो पहले इन्होंने 2019 में बालाकोट में भी हमला किया था, वो भी एक इस तरह जाकर बयाबान जगह पे अपने बम फेंक कर कह दिया था हमने जी बहुत बड़ा मदरसा तबाह कर दिया है और बहुत बड़ा दहशतगर्दों कैंप तबाह कर दिया है। ये अपने लोगों को तो झूठ बोल के खुश कर सकते हैं, लेकिन ये झूठ आजकल छुप नहीं सकता। सोशल मीडिया की वजह से तमाम बातें बाहर निकल आती हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत गिरी हुई हरकत है कि औरतों और बच्चों पे हमले करना, सिविल आबादी पे हमले करना। ये वाटर स्ट्रक्चर जो है, जिस तरह नीलम झेलम के ऊपर इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बहुत गलत रास्ते पे चल पड़ा है ये बात। अगर एक दफा ये इस तरह सिलसिला शुरू हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का, तो पाकिस्तान भी तबाह कर, दोनों मुल्क जो है बहुत नुकसान उठा जाएंगे। ये जो बात आपने की है, इसी के तनाजुर में मैं जानना चाहूँगी कि ग्रेटर इंडिया और ग्रेटर इसराइल दोनों ही प्रोजेक्ट, अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशन पर बेस्ड हैं, और दोनों मंसूबे दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज करते हैं। मशरिक़ वुस्ता ग्रेटर इसराइल और जनूबी एशिया में ग्रेटर इंडिया या अखंड भारत का प्रोजेक्ट कितना अमली है? अमली नहीं है, और चाइनीज जो है उनकी बहुत बड़ी टेरिटरी पर इन्होंने अरुणाचल में जो है हिमाचल प्रदेश में कब्जा किया हुआ है, जिसपे चाइनीज का क्लेम है। वो आस्ता आस्ता इसे लाकर लेते भी जाते हैं। इनकी ताकत हिम्मत है कि उससे खाली करा सके, और वो जाहिर है कि आजकल फिर वहाँ पर जो है टेंशन उस बॉर्डर पे शुरू है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं, जो आपने कहा, इजराइल की और हिंदुस्तान की बहुत आपस में कोलैबोरेशन है, बहुत दोस्ती है। दोनों में मुस्लिम दुश्मनी मोदी साहब उसमें भरी हुई है, और वो मोदी साहब उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ना किसी कानून को मान रहे हैं, ना किसी लोगों की समझाने से मान रहे हैं, और वो अपनी से किए जा रहे तशद्दुद इस्तेमाल करके ये वही पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन ना तो पाकिस्तान गजा है, और ना ही पाकिस्तान को इतना कमज़ोर मुल्क है कि उसको डराया धमकाया जा सके या ऐसी बात कर सके। अखंड भारत के मैंने कहा सोचने के बजाय भारत को अपने संभालने का सोचें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो हालात उन्होंने पैदा किए हैं हिंदुस्तान के अंदर नफरत की वजह से, तो वहाँ से बहुत से लोग नाराज हैं। लेकिन ये किस तरह की मुस्लिम दुश्मनी है सर, कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको भारत और इसराइल दोनों ख़त्म करना चाहते हैं, उनको अपने दबाव में लाना चाहते हैं, लेकिन जो अमीर अरब ममालिक हैं उनके साथ वो दोस्ती बनाना चाहते हैं, अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहते हैं। ये दुश्मनी बहुत सोच समझ के की, लेकिन आस्ता आस्ता सब ये आपने देखा कि जो अमेरिका ने शाम में कार्रवाई की है, इराक में कार्रवाई की है, जो ममालिक इजराइल पर हमला करने की या उनसे मुकाबला करने की ताकत रखते थे और इरादा रखते थे, उनको अमेरिका की ताकत से तबाह किया गया, आपस में भी लड़ाया गया। बाकी लोग जो हैं वो भी, अब आपने देखा कि अभी जो ट्रम्प साहब टूर पर आए हुए थे, सब लोगों ने अरबों डॉलर के उनके साथ माहदे कर लिए। जब माहदे कर लिए तो हो सकता है कि अमेरिका कहेगा कि इनको भाई मोहलत दो, इन पर फिलहाल हमला ना करना या इलाका इनका मत फिलहाल हथियाना, क्योंकि ये तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अपने आप को बचाने की खातिर वो जो है इसको सही कार्रवाई कर रहे हैं मुसलमान, जो कि गलत बात है।
एक दफा मुसलमान मुत्तहिद होकर उठ खड़े हो तो इजराइल और अमेरिका उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक आपने। अच्छा, बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है। रॉ सीपैक को टारगेट कर रही है और जिस तरह चीनी इंजीनियर्स बीएलए के हमलों का निशाना बनते रहे हैं वो काफ़ी तशवीशनाक है। क्या सीपैक को निशाना बनाकर भारत चीन को दबाव में लाना चाहता है? देखिए, जो चीन को दबाव में सिर्फ नहीं लाना चाहता, बल्कि अमेरिका की भी मर्जी यह है कि चाइनीज का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में ना बढ़े और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चाइनीज बना रहे हैं वो पाए तकमील तक ना पहुंचे। गवादर पोर्ट जो है वो फंक्शनल ना हो, जिससे काफी तिजारत पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी, खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। तो एक तो इकोनॉमिक है, दूसरा ये है कि चाइनीज का असर और रसूख कम करना है, उनके मंसूबों को ना चलने देना है, चाहे वो वासु का पावर प्रोजेक्ट हो, जो बिजली और घर बन रहा है और वहाँ पर डैम बन रहा है, तो उनके इंजीनियर्स की माना था वहाँ भी काम बंद हुआ था। तो ये दोनों की साजिशें मिले हुए हैं इस सिलसिले में, और भी लोग मिले हुए कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे ना चल पड़े, मजबूत ना हो जाए, इसका जो पोर्ट फंक्शनल होकर आस पास के काफी पोर्ट से बिजनेस ले जाएगा वहाँ से। तो ये सारी बातें जिसकी वजह से उन्होंने बलूचिस्तान पर खसूसी तवज्जो अपनी को ख़राब करने की, लोगों को भड़काने की, भड़काने की, गलत रास्ते में डालने की, उनको हथियार देने की और बगावत करने की, उनको जो है वो उनकी पीठ ठोकता रहता है ऐसे कुछ एलिमेंट्स की। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल टाइड मोइनुद्दीन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मई वॉर में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत अब किन ओछे हथकंडों पर उतर आया है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मई वॉर में भारत की जगहंसाई का आगाज पहलगाम के झूठ से हुआ। 22 अप्रैल से आज 25 मई तक झूठ की ये दास्तान दुनिया भर में भारत के लिए एक मजाक बन चुकी है। भारत के दिफाई माहिरीन तस्लीम कर रहे हैं कि पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान को मुलव्विस करने की नाकाम कोशिश की गई। जबकि साबिक भारतीय वजीर खारिजा यशवंत सिन्हा ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि वो प्रोपेगंडे और झूठ पर मबनी सियासत पर भरोसा करना छोड़ दें। हकीकत यह है कि शाइनिंग इंडिया की असल पिक्चर तो तरक्की के झूठे आदादो शुमार के पीछे छुपी है, और ये भी हकीकत है कि भारतीय हुक्मरानों से लेकर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी तक आजकल सभी झूठ के रंग में रंगे हैं, क्योंकि सवाल हजार हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। नाज़रीन, पाक भारत हरबी जंग इस वक्त किस सूरत हाल की तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाक भारत हरबी जंग सिफारती महाज पर मुंतकिल हो चुकी है। भारत 30 मुल्कों में दोनों तरफ के पार्लियामेंटेरियंस को वफूद की सूरत में भेज रहा है और कहा यह जा रहा है कि मोदी हुकूमत ने सिफारती मुहिम इसलिए शुरू की है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन के सख्त सवालात से बचने की कोशिश करें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हमने बीजेपी को फॉर द लास्ट ओवर 10 ईयर्स देख लिया है। उनकी अनफॉर्चुनेटली जो पूरी सियासत है उसका महवर अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है नफरत की सियासत, खून खराबी की सियासत, तकसीम की सियासत और डिस्क्रिमिनेशन की सियासत, और जो बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशंस है उन पे एज अ स्टेट उसके खिलाफ जाने की सियासत है। और एक बड़ा फॉल्स नैरेटिव उन्होंने प्रोपेगेट भी किया, क्योंकि पूरी सियासत ही एक लिहाज से फॉल्स प्रोपेगेंडा पे किया। तो होता ये है फॉल्स प्रोपेगेंडा के अंदर कि व्हाट इज कॉल्ड इको चेम्बर बन जाता है। वो जो सिर्फ वो अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, दुनिया की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो वो ना सिर्फ ये कि बाहर की दुनिया की आवाज़ नहीं सुन रहे, वो हिंदुस्तान के अंदर से भी जो आवाज़ें इनके खिलाफ आ रही हैं, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ आ रही हैं, जो उनकी फेलियर्स के खिलाफ आ रही हैं, जो उनके बेसिक फंडामेंटल फ्लॉज हैं सिस्टम के, उसके खिलाफ आ रही हैं, उसको भी वो सुन नहीं पा रहे। नतीजतन हिंदुस्तान जो कि बड़ा पोटेंशियल है, उसके अंदर बहुत सारी ओवर बिलियन पीपल आर पॉपुलेटेड, अच्छी भली जो है वो मिडिल क्लास भी है, यूनिवर्सिटीज भी है। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये एक बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लोगों की, कि ऐसे लोगों के हाथों में उन्होंने दे दी है हुकूमत जो कि इस तमाम पोटेंशियल को नेगेटिव की तरफ ले गई है। वो एक मनफी सियासत की वजह से वो पूरे का पूरा पोटेंशियल जो है उनका
एक लिहाज से जीरो से चला गया। अच्छा सर, भारतीय आबी जारी है तो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान भी दोस्त मुल्कों को वफूद भेज रहा है। तवील अरसे बाद चलाई जाने वाली पाकिस्तान की सिफारती मुहिम किस तरह अरब मुल्कों से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी ला सकती है? जी देखिए, ये वफूद भेजना बड़े ज़रूरी होते हैं, इसलिए ऑल्दो नॉर्मल हालात में जो आपकी एम्बेसीज होती हैं, जो आपके सफारतकार होते हैं, वो कम्युनिकेशन करते रहते हैं मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, सरकारी सतह के ऊपर भी और पब्लिक लेवल के ऊपर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत एक्टिवली उन्होंने काम किया है। बल्कि हम देखें तो मैं समझता हूँ कि जितनी कामयाबी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिफेंस के लेवल पे ली है या एयरफोर्स और आर्मी ने ली है, उतनी ही कामयाबी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दी है। लेकिन साथ साथ चूंकि ये सिचुएशन ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो उसमें आपको मजीद और जो है वो शिद्दत करनी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, तवानाई लगानी पड़ती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन तश्कील पाया है प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इससे एक तो ये कि जो हिंदुस्तान ने जिस तरह अभी मार खाने के बाद अपना पूरा नैरेटिव जिसका ज़ीरो हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए दोबारा और मिस इन्फॉर्म करने के लिए पाकिस्तान को 7, 1 भी नहीं 2 भी नहीं 7 जो है वो कोई 50 या 40 कंट्रीज में भेज रहा है। और उसमें कोई मतलब बड़ी भी है लेकिन मोस्टली छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहाँ वे भेजे जा रहे हैं जो डेलीगेशन है इनकी। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान उस लेवल पे तो नहीं जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं दुनिया के जहाँ पे मसलन परमानेंट मेंबर्स हैं और जो जिनका मतलब असर रसूख है दुनिया के अंदर, उनके साथ बातचीत करेंगे और हमारी जो बेसिक मुद्दा है हमारा ट्रीटी के हवाले से जो वायलेशन कर रहा है इंडिया या करना चाहता है, टेररिज्म के हवाले से किस तरह पाकिस्तान हमेशा अभी तक जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी तरह से पाकिस्तान की बाकी जो काविशें हैं दुनिया में और ग्लोबल लेवल पे पीस और हार्मनी के लिए उसको हाईलाइट किया जाएगा। और डेफिनेटली हमें बताना पड़ेगा मजबूरन कि हिंदुस्तान उसके बरक्स किस तरह से एग्रेसिव रहा है, किस तरह से उसने इलीगली और एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ, लॉस के खिलाफ, अखलाक के खिलाफ ही खिलाफ वर्जी करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, जो कि अलाउड है ही नहीं ट्रीटी के अंदर। अच्छा सर, भारत हमेशा से अपनी सिफारतकारी पर नाज करता आया है, लेकिन 10 मई के रोज भारत की पूरी सिफारती मशीनरी बैठ गई। सीज फायर पर भारतीय वजारत खारजा के रद्द अमल से मोदी और उनके बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात मुतासिर होने का खदशा पैदा हुआ है। ये क्या डिजास्टर हुआ है इंडियन फॉरेन ऑफिस में? डेफिनेटली, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो है वो सरखुरी हुई है न सिर्फ मिलिट्री फ्रंट के ऊपर लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, और वो इस तरह से हुई है कि हमारा जो नैरेटिव था वो सच्चाई पे, हमारा नैरेटिव कोई कहानियों पे, फिक्शंस पर नहीं था, हॉलीवुड बॉलीवुड पे नहीं था। तो उस लिहाज से देखा जाए, और फिर हम ना ही कोई गैर संजीदा होते हैं अपनी डिप्लोमेसी में और ना ही हम गैर हकीकी तवक्कुआत दुनिया के साथ रखते हैं। हमारे जो स्टांसेस हैं they are based on tenable arguments, तारीखी शवाहिद और लॉजिक, जबकि उसके बरक्स जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पूरा ही जो स्ट्रक्चर है इट इज बेस्ड ऑन अ झूठ, ऑन अ नैरेटिव। तो जब वो नैरेटिव उनका पिट गया जो कि मुकम्मल तौर पे झूठ हो गया, तो वो जो बहुत बड़ा जी हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, हम बहुत बड़े लीग में शामिल हो गए, वो पूरी की पूरी कलाई खुल गई और पता लगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा था या एक कंट्री कह सकते हैं उसको, नेतन्याहू, जो कि इनके साथ किसी हद तक खड़ा था। बाकी दुनिया में किसी ने भी इसके झूठ को अपनाने से, मानने से इनकार कर दिया। और इस वक्त खुद हिंदुस्तानी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये एक नहीं बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं जिनको आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अकेला खड़ा है। अच्छा, तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर भारत ने सख्त बुरा मनाया है और भारत ने तुर्किया से तिजारती मुआहदे तक मुअत्तल कर दिए हैं। क्या दोस्त मुल्क की खारिजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने की ये तौहीन आमेज कोशिश नहीं थी? डेफिनेटली मैं समझता हूँ ये एक इम्मेच्योर है। देखिए, हर मुल्क का अपना एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन इश्यूज, और खासतौर पर देखिए अगेन जो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस।
उनको गैर हकीकी तवक्कुआत थी दुनिया के साथ कि हम बहुत बड़ी ताकत बन गए और दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि इंडिया विल बी सपोर्टेड। लेकिन जब टर्की जो कि हमारा तारीखी दोस्त रहा है, और वो दोस्ती सिर्फ ऑफिशियल लेवल तक नहीं है, एक रिजीम तक नहीं है, मैं तो चूंकि तो रहने की वजह से फॉरेन अफेयर्स बहुत सारा इंटरेक्शन भी किया है टर्किश गवर्नमेंट के साथ, और वहां गया भी गए, तो वो डीप डाउन इनटू द सोसाइटी ऑफ टर्की है, उनको भूलते नहीं है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान अब भी उनका हिस्सा है उस इस्लामिक सिविलाइजेशन का, और पाकिस्तान है भी, चाहे अब उसको कुछ लोग किसी तरह से भी कहें कि जी हम एशिया में हैं, यस वी आर, लेकिन आइडियोलॉजिकली वी आर पार्ट ऑफ दैट बिगर होल व्हाट इज कॉल्ड द इस्लामिक सिविलाइजेशन, द इस्लामिक कंट्रीज कम्युनिटी ऑफ नेशंस, जो कि ओआईसी की शक्ल में होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की एक बहुत ही तौहीनामेज़ reaction है to the Turkish support to Pakistan, which was based on principles, based on our mutual trust, based on our history and a common history of Pakistan and Turkey, जो आज नहीं सदियों पीछे था। बहुत शुक्रिया GR बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, बारूद की बू में बसा और मलबे का ढेर बना गजा बदतरीन फाका कुशी और तबाही के दरमियान पिस रहा है। जंग बदतरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसराइल की बढ़ती फौजी जारहियत और गैर मामूली नाकाबंदी के सबब दूध और सिरिलैक से महरूम 14,000 बच्चों के अतराफ मौत का रक्स जारी है। गजा के हवाले से जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी सवालिया निशान है, वहीं यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा की इसराइल को वार्निंग गैर मामूली है। मगरबी मुल्कों के मौकिफ में तब्दीली ने फिलहाल इसराइल को गड़बड़ा कर रख दिया है, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू आर्जी सीज फायर के बदले गजा पर फौजी कंट्रोल के मौकिफ पर बजिद है। गजा में बदतरीन फाका कुशी और बढ़ती भूख का अंजाम आखिर क्या होगा? क्या अहले गजा को नकल मकानी की शर्त पर खुराक मिलेगी, या आलमी एजेंसियां गजा में ही उनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर पाएंगी? क्या इसराइल के लिए सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुकी है और वह मगरबी हिमायत खोने लगा है? अगर ऐसा हुआ तो नतीजा क्या निकलेगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर शाज़िया चीमा साहब। शाज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गजा में आजकल ज़्यादा अमवात बमबारी से ज़्यादा खुराक ना मिलने के सबब हो रही हैं, लेकिन नेतन्याहू आर्जी सीज फायर के बदले पहले गजा के फौजी कंट्रोल पर बजीद हैं। क्या दुनिया में कोई शख्स या कोई ऐसी ताकत नहीं जो नेतन्याहू को गजा में जारी बदतरीन मजालिम से रोक सके? बहुत से ऐसे अशखास हैं, एक शख्स की हम क्या बात करते हैं, बहुत से लोग उसको रोक सकते हैं। बस हमारी बदकिस्मती है कि हमने ये देखना था, और हम अब जिंदगी में कभी भी दोबारा पहले जैसे प्री गजा इंसान नहीं रहेंगे। हमारी लाइफ में भी फंडामेंटल जो है वो चेंजेस आ गई हैं ये एपिसोड देखने के बाद, ये सारा मैसाकार, ये जेनोसाइड देखने के बाद। तो बहुत से लोग हैं, लेकिन विल पावर की कमी है। ये कहना तारीख ये हमेशा याद रखेगी कि रोकने वाले जो हैं बहुत से लोग हैं। बहुत जल्दी इसको रोका जा सकता था। सारे का सारा असला जो है वो अमेरिका से आ रहा है, सारी की सारी सपोर्ट जो है वो यूरोप से आ रही है। पड़ोस के ममालिक जो हैं वो भी बिसात भर जितनी कोई कर सकते हैं हिम्मत, लेकिन कुछ जो है वो खामोश तमाशाई। मतलब ये भी कह सकते हैं कि पैसा अरब से आ रहा है। किस तरह से हमारे ज़मीर इस बोझ को ढोएंगे, ये एक वाहिद टॉपिक है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। अब मैं उसका जवाब सिर्फ ढूंढ ही रही होती हूँ, मेरे पास इसका कोई हतमी जवाब नहीं होता कि इतने लोगों को भूखा मार देना, इतने लोगों को जलाकर भस्म कर देना, इतने लोगों को मलबे के ढेर तले दबा देना, इतने लोगों को, इतने बच्चों को मार देना पॉइंट ब्लैंक पे, तो बाकी दुनिया के पास क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल इसकी। और वो क्या कहकर रात को सोते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो ठीक ही होगा। आई डोंट नो। यकीनन आपकी बात ठीक है, हम सब भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के हवाले से अगर हम बात करें तो इसराइल को सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी और बरतानिया की जानिब से तिजारती ताल्लुकात की मुअत्तली ने तेल अवीव को गड़बड़ा कर रख दिया है। क्या हर हाल में इसराइल की बका चाहने वाले मगरबी ममालिक इसराइल की सलामती से मुतालिक अपना नुक्ता नज़र तब्दील कर रहे हैं? इसराइल की सलामती उनको हर हाल में चाहिए। असल में हो ये रहा है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो इतनी ज़्यादा
अब इनके खिलाफ हो गई है, उस पब्लिक ओपिनियन के लिए अब इनको अपना फेस कीपिंग के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब बिल्कुल। बातें इस हद तक आगे चली गई हैं कि अब ये कुछ ना कुछ जो है वो एक आध स्टेटमेंट दे के ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, हमने इतनी भी खुली छूट नहीं दी हुई थी। ट्रंप को भी आपने देखा कि रिसेंट जो उनका विजिट रहा है गल्फ का, और उसके बाद भी हमने एक डिस्टेंस सा देखा है नेतन्याहू में और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको भी हटाकर यूनाइटेड नेशन का जो है वो बना दिया गया है, जो इनका होता है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का। तो उस पे भी इल्ज़ाम ये लगाया कि वो नेतन्याहू के बहुत करीब हो गया था, और नेतन्याहू जो है वो 2 ग्रुप्स में व्हाइट हाउस डिवाइड हो गया है। एक ग्रुप को उकसाया जा रहा है कि ईरान पे अटैक करना ही करना है, और ईरान पे अटैक करके ही इसराइल और नेतन्याहू बचेगा, इस वॉर को और फैलाना है। ठीक कह रही हैं। अच्छा, अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के जो आपसी ताल्लुकात में कशीदगी की बात की है, क्या उसकी वजह जो अब नेतन्याहू की ईरान के हवाले से पॉलिसी है वो है कि इन दोनों के ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है, कि नेतन्याहू ईरान पर अटैक करना चाह रहा है और वाइट हाउस अभी इस मूड में नहीं है? बिल्कुल, मैं इसी तरफ इशारा कर रही थी कि नेतन्याहू ना सिर्फ ये कि अपनी पॉलिसीज़ को लेके चल रहा है, बल्कि अपनी पॉलिसीज़ ट्रंप के व्हाइट हाउस में ट्रंप के अपनी जो एड है, उसके अपने जो टीम है, वहाँ पे बंदे जो हैं वो खरीदने बेचने का धंधा भी साथ में कर रहा है। अच्छा। और पकड़े जाने पर ट्रंप जो है वो सुनने में आया है, ज़ाहिर है मैं और आप हम ट्रंप के इमीडिएट सर्कल का हिस्सा नहीं है, हमारे पास तो खबर ही पहुंच सकती है। बिल्कुल ऐसे। तो जब ये चीज़ें पकड़ी गई हैं कि ट्रंप और ख़ास तौर पे उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं, इसराइली लॉबी एपेक जो है वो उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है कि डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस हो रही है, तो ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ऑफेंड हो गया, जिस तरह का कि वो उस बंदे की पर्सनैलिटी है, वो इस बात को पसंद नहीं करता, तो वो थोड़ा सा बददिल है। तो वो ये देखना चाहता है कि ये नेतन्याहू जो ऑलरेडी इसको पोस्टेड ग्रेड 4 का जो है वो कैंसर है, हार्ट का ये पेशेंट है, अंदर इतना केओस है, इसके ऊपर केसेस हैं, आपस में मैं बता रही थी कि यहूदियों के जो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फंडामेंटल जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि पूरी जहान को मलियामेट कर दो और उसके बाद हम थर्ड टेंपल बनाएंगे। तो वो ये देख रहे हैं कि ये कैसे कोलैप्स होगा, इन चीज़ों के कोई हतमी हल ही ढूंढने हैं। अच्छा, इसराइल, शाज़ी साहिबा, इसराइल जो ईरान पर अटैक करने की अब ये कोशिश कर रहा है, वो जंग को इस खित्ते में लेके आना चाह रहा है, और पाकिस्तान भी इस खित्ते में है, और हमने जो गुज़श्ता जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हमने देखा कि इसराइल की पूरी सपोर्ट थी इंडिया को। तो क्या इसराइल इनडायरेक्ट पाकिस्तान को भी इसी में लपेटने की कोशिश कर रहा है? ये तो जिस दिन ये अटैक की बात हुई थी, मेरी पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि ईरान को का न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए उसके पास न्यूक्लियर जो है वेपन तो है ही नहीं, उसका जो हेल्थ रिलेटेड है और एनर्जी रिलेटेड उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो उसको रोल बैक करने की बात हो रही है। और साथ में ये कि पाकिस्तान को भी जो है वो उसके भी न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर नज़र लगा के बैठकर इसराइल का दिल है कि इंडिया को साथ में शामिल करे और मिलकर जो है वो इस खित्ते के ऊपर एक विन विन सी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान के खुदा न खास्ता भी हम उसकी मिलिट्री जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको भी हम क्वेश्चनेबल कर देते हैं, कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, और ईरान को भी साथ में हम संभाल लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाएं और फिर हमारे लिए इस खित्ते के अंदर प्रॉब्लम बनते रहें, क्योंकि एक तरफ आपको RSS और हिंदुत्व का एक मेंटालिटी नज़र आती है जिसके अंदर और किसी की गुंजाइश नहीं, और दूसरी तरफ आपको ज़ायनिस्ट मेंटालिटी है जिसमें और किसी की गुंजाइश नहीं, और दोनों हाइपर नेशनल और हाइपर रिलीजियस सेंटिमेंट रखते हैं, और दोनों के अंदर अपने रिलीजन और अपने नेशनलिज्म से बाहर के लोगों को मार देना, ज़िबा कर देना सब जायज़ है, और सब इस बात को प्रोपोगेट करते हैं, और इस बात के प्रूफ हैं कि ये इस बात की डॉक्यूमेंटेशन करके लोगों को ये बेचते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूलों में बताते हैं। तो ये बिल्कुल, ये पहली मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये इंडिया का जो भी शोशा है ये उसका अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी, बिहार का इलेक्शन भी उसने जीतना है, तो उसने सोचा कि साथ में चलते चलते फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कंप्रोमाइज करवा देते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे जो है वो गजा नहीं है, गजा के बेबस मजबूर बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, आगे पाकिस्तान है, एक वॉर प्रिपेयर्डनेस की उसका एक लेवल है, वो पिछले
2 दहाइयों से हम चाइना के साथ वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो जाके लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं गल्फ की स्टेट में और इवन यूरोप में और अफ्रीका में, और जहां भी हो हमारे लोग इतने माहिर हैं और इतना हमारा पीसफुल और इतना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इतनी हम न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और शाजिया चीमा साहब, एक आखिर में आपसे मैं सवाल जानना चाहूँगी कि चीन के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़श्ता दिनों गज़ा में लोगों को इमदाद के हवाले से काफ़ी खबरें मीडिया पर आ रही थी कि चीन की जानिब से इमदाद भिजवाई गई। अगर चीन अपना सियासी रोल प्ले करे तो क्या चीनी दबाव गज़ा खाली करने पर इसराइल को मजबूर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन चाइना की एक पॉलिसी है कि वो मिलिट्री फोर्स या डिप्लोमेटिक फोर्स जो है वो दूसरे मुल्कों के मामलात में नहीं इस्तेमाल करेगा, और उसने तब तक नहीं किया जब तक कि उसे ये नहीं पता लग गया कि अब ये अंदरूनी मामलात से चीज़ें बहुत आगे हैं। अब वहाँ पे खुले आम जो हैं चीलें और गिद्धें फिर रही हैं और बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। तो लेकिन चाइना जो है, मेरा ख्याल है कि इस मामले में उसको अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि चाइना की वेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट पॉलिसी है कि वो दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में और रीजन्स के इंटरनल मैटर में बिल्कुल पॉलिटिकली इंटरवीन नहीं करता। तो वो गल्फ का और वो मिडल ईस्ट का मैटर है, उसे मिडल ईस्ट को ही सॉल्व करना चाहिए और साथ में नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनको आपस की मशावरत के साथ हल करना चाहिए। तो वहाँ नेबर में कौन है? वहाँ नेबर में लेबनान है, सीरिया है, और थोड़ा सा और रीजन को थोड़ा ब्रॉड करे तो टर्की है, और फिर हमारी गल्फ की स्टेट्स हैं। तो इन सबको ही मिलकर इस मसले को हल करना चाहिए था और इस मसले को बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। लेकिन ऑफ कोर्स जो आपका सवाल है कि चाइना और रशिया अपना रोल बहरहाल प्ले कर सकते हैं, और रिसेंटली जो मेरे पास न्यूज़ है उसमें ये है कि चाइना और रशिया ने जो नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया था कि इस डेट को मैं सोमालीलैंड के पास, उसने सोमालीलैंड एक जगह है जिसको एक रेबल्स ने बनाई है, उसको भी कोई रिकग्निशन नहीं है, तो साथ में अक़वाम मुत्तहिदा से सोमालीलैंड को रिकग्नाइज करवाते हैं और जितने भी गजा के लोग हैं जो बच गए हैं इनको हम सोमालीलैंड जो है वो धकेल के तो वहाँ पे अफ्रीकन्स के साथ वहाँ पे वो उनका डिफरेंट कल्चर है तो वहाँ पे इनको छोड़ाते हैं। तो वो जो हरकत है उसको रोकने के लिए जो बिहाइंड द डोर डिप्लोमेसी है चाइना और रशिया की, उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और अब तो खैर चाइना ने खुलकर ये भी कहना शुरू कर दिया है कि 2 नेशन सोल्यूशन के बगैर और कोई सोल्यूशन नहीं है, और विलफुली अगर कोई जाना चाहे तो और बात है, आप फोर्स जो है वो माइग्रेशन नहीं हो सकती है, और रशिया का भी यही स्टांस है। और ये 2 ममालिक जो हैं इनकी ताकत और पावर का ये आलम है कि ये खुद भी एम्बिशियस हैं, ये देखना भी चाहते हैं कि पुराने जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेस्ट के, वो किस हद तक कोलैप्स हो चुके हैं। तो ये हिस्ट्री को ये मौका भी नहीं देना चाहते कि आप लोगों ने मसला हल कर दिया, नहीं तो हम तो कर ही सकते थे। तो अब जब दुनिया ने देख लिया है कि ये मसला हल नहीं हो सकता था, ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस इसको हल नहीं कर सकते थे, ये वेस्ट जो है ना सिर्फ ये कि इसको हल क्या उसने करना था, वो तो इसका एक की रोल था, उसका की कैरेक्टर था। तो फिर यहाँ भी हमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बू तो आ ही जाती है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली रशिया और चाइना जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देंगे, लेकिन अपनी सियासत और अपना मुस्तकबिल उनको भी अजीज है। वो भी ये देखना चाहते हैं कि अगर दुश्मन जो है वो इस हद तक जलील और ख्वार हो रहा है, वेस्ट मेरा मतलब है रशिया और चाइना के दुश्मन से, तो और हो जाए। और इससे ज्यादा रुसवाई जो है पब्लिक ओपिनियन के तौर पे जितनी यूरोप ने और अमेरिका ने गजा के केस में अपनी नस्लों के सामने देख ली है, इसकी भरपाई तो ये अगली सदियों में भी नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ इसके जवाब ही ढूंढते रहेंगे। अभी तो हर चीज बहुत ताज़ा और बहुत ओवरवेलमिंग है। लेकिन बहरहाल जो आपका सवाल था कि चाइना और रशिया रोल प्ले ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं, और अब इसमें स्पीड अप भी करेंगे इस रोल को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन से मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।